बात दिमाग में आप डाल दें, योगी जी को कुछ नहीं आता है। महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले लें, विवाद खत्म हो जाता है। जो सामंती दबंग लोग हैं उन्हें नापसंद है कि दलित घुड़चढ़ी कैसे चढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और वक्त है मुकाबला का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज हम अखिलेश यादव के आगरा दौरे की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आज आगरा पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की और उन पर करणी सेना के हमले को दलितों पर हमला बता दिया। आज हम डिकोड करेंगे क्या अखिलेश का आगरा जाना किसी खास राजनीतिक प्लान के तहत था, और अगर था तो क्या है अखिलेश का आगरा प्लान। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश के उस आगरा प्लान को काटने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है। तमाम मेहमानों का, खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा इस चर्चा में, लेकिन मेहमानों से आपका परिचय करवाएं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में जो परिवार के सदस्य उससे मिलने जा रहा हूं। अखिलेश कहते हैं वो राजनीति करने नहीं, अपनी पार्टी के सांसद से मिलने आए थे। उस सांसद से जिनके राणा सांगा पर बयान ने बवाल खड़ा कर दिया था। उस बयान के विरोध में करणी सेना ने उनके घर पर हमला किया और उस हमले के बाद उस सांसद को अखिलेश का बेसब्री से इंतजार था। दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिल करके तय करेंगे। अखिलेश ने रामजी लाल सुमन से मुलाकात की और जो कहा पहले उसे सुनिए। जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करणी सेना बता देते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी समाज में समरसता चाहते हैं, आगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की एकता चाहते हैं, तो एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले लें, विवाद खत्म हो जाता है। अखिलेश का यह बयान सुनने के बाद आप कतई भरोसा नहीं करेंगे कि वो राजनीति करने नहीं आए थे। वो आए थे दलितों को लामबंद करने, वो आए थे अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स को? उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मजबूत करेगी। किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है और महापुरुषों का सम्मान करना हमारी संस्कृति में है। समाजवादी पार्टी का ये पुराना सगल है, कोई सिगुफा छोड़ करके अखबार की सुर्खियां बटोरना, जबकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा लगातार जीत रही है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की पूरी कोशिश है कि करणी सेना के हमले को दलित बनाम राजपूत वाला एंगल दिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक दलित समाज का युवा अपनी मूंछें ऊपर कर ले तो उस पर हमला होता है। उत्तर प्रदेश का कोई दलित युवा शादी होती है तो पीएससी लगानी पड़ती है,
क्योंकि जो सामंती दबंग लोग हैं उन्हें नापसंद है कि दलित घुड़चड़ी कैसे चढ़ रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती जो दबंग लोग हैं। कि 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ, मायावती जी भी तो दलित थी, मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी। बीजेपी और सूबे के मुखिया को भी इस बात की भनक है कि अखिलेश यादव का गेम प्लान क्या है, तभी योगी दलितों को लेकर अखिलेश को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो 2012 में आते ही समाजवादी पार्टी ने जो बात कही थी, उस समय याद करिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के बयान को, उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय के जितने भी पुरोधा हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, इन सब के नाम पर जो स्मारक लखनऊ में बने, उन्होंने कहा था इनको तोड़ेंगे। पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। राणा सांगा पर बयान से शुरू हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया। शायद इसलिए रामजी लाल सुमन अपने बयान को बीती बात बताते हैं। सब बात करने से कोई फायदा नहीं, कोई नई बात करिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश के इस गेम प्लान के लिए बीजेपी कौन सी रणनीति तैयार करती है। तो इस रिपोर्ट में आपने सभी पक्षों को सुना। वक्त है मुकाबला के सवालों पर फटाफट नजर डालने का। हमारा पहला सवाल है, क्या अखिलेश का आगरा दौरा दलितों को लामबंद करने की रणनीति है? हमारा दूसरा सवाल है, क्या करणी सेना का हमला समाजवादी पार्टी के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ है? तीसरा सवाल, क्या सांगा विवाद को दलित एंगल देने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी? यह हमारा आखिरी सवाल है। तो इसी बिंदुओं के इर्द गिर्द, इन सवालों के इर्द गिर्द हमारे साथ आज मेहमानों के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले बता दें हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शलभ जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी ही देर में फैजान किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गई हैं। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मलूक नागर भी होंगे जो कि महासचिव हैं आरएलडी के। इसके अलावा महिपाल सिंह मकराना भी हमारे साथ होंगे जो कि अध्यक्ष हैं करणी सेना के। हमारे साथ इस समय अशोक भारती जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ जी, ये मसला शुरू हुआ था राणा सांगा पर बयान को लेकर, लेकिन अब ये आ गया है जाति की पॉलिटिक्स में, और यहां पर सवाल ये उठ रहा है, क्या आगरा से लखनऊ का रास्ता तय करेंगे अखिलेश यादव, और इसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? नहीं, देखिए, किसी के लिए राजनीति का विषय हो सकता है, किसी के लिए सियासत का मौका हो सकता है, लेकिन इस देश में, इस मातृभूमि में, भारत की माटी में जन्मा हर महापुरुष हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। चाहे वो महाराजा राणा सांगा हो, चाहे वो हमारे बाजीराव पेशवा हो, चाहे वीर शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो, ज्योतिबा फुले जी हो, सारे महापुरुष हमारे लिए वंदनीय हैं। सरदार पटेल हो, सभी का हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता देखिए बहुत होशियार है, वो चीजों को खूब समझती है। इन लोगों ने जानबूझकर बयान दिलवाया, और बयान दिलवाने के बाद एक सीधी सी बात है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, डिप्टी सीएम साहब ने, कि आपको एक ही शब्द तो कहना था कि चलो साहब इस बात से अगर पीड़ा हुई तो बात खत्म करते हैं। आज सुमन साहब कह तो रहे ये बात, लेकिन आप अगर उस बात को लेकर एक वातावरण खराब करना चाहते हैं और एक अलग तरह का माहौल बनाना चाहते हैं तो देश और प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के, अभी मैं एक प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोग, मुझे बोल लेते 5 सेकंड, कि दलित समाज के लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते। सही कहा, सहारनपुर के भीतर घोड़ी पे चढ़ने से एक दलित समाज के व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन अत्याचार किया किसने? चरमपंथी समाज के लोग थे, कट्टरपंथी समाज के लोग थे, इस्लामिक कानून को मानने वाले लोग थे,
जिन्होंने सहारनपुर के भीतर दलित समाज के लोगों की बारात को रोक दिया, बैंड बाजे फोड़ दिए, उनका डीजे फोड़ दिया, तब योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई की, एनएसए की कार्रवाई की। मायावती जी के साथ किसने किया? मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस के भीतर किसने किया? या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी पार्टी ने खंडित की और ऐलान करके खंडित की, वो समाजवादी पार्टी थी। थोड़ा छोटा रखें क्योंकि ओपनिंग कमेंट है, सबसे एक बार ले लें, उसके बाद चर्चा विस्तार से हो जाएगी। मैं सीधे प्रियंका जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। प्रियंका जी, हमने रामजी लाल सुमन को भी सुना हमारी रिपोर्ट के अंदर, वो कह रहे हैं राणा सांगा पर जो कहा था वो पुरानी बात हो गई। क्या उसे पुरानी बात मान लिया जाए? और क्या जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं, पीडीए की बात कह रहे हैं, दलितों पर हमले की बात कह रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए। इतिहास का एक पन्ना पढ़कर किसी के बारे में जजमेंट देना गलत है। और पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जिस तरह से दलितों की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो दलितों के खिलाफ अपराध है, चाहे वो एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, आप उठाकर देख लीजिए। देश भर में जितना अपराध होता है उसमें सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। घोड़ी चढ़ने की बात कही जाती है, अरे भाई सरकार आपकी है, घोड़ी अगर नहीं चढ़ पा रहा है तो गलती किसकी है? आपकी गलती है। अगर किसी को जाति सूचक शब्दों से जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जैन समाज का एक मंदिर तोड़ती है, जहां पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी तो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी लोग विरोध कर रहे हैं, पर शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं ना। आपको अगर विरोध करना है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से भी कर सकते हैं, पर अपनी ताकत दिखाकर, अपनी दबंगई दिखाकर लोगों को डराना अगर मकसद है, तो मैं पूछना चाहती हूँ इस मकसद में सरकार कितनी सम्मिलित थी? क्या सरकार ने मेरा एक सवाल और था, क्या राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन का दिया गया जो बयान है उसे भुला दिया जाए? वो ये कह रहे हैं कि भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, छोड़िए उसको, खत्म। अरे भाई, तो एक बात बताइए, आप एंकर हैं, अगर आपके मुंह से कोई चीज निकल जाती तो आपको तलवारों से और जो है लाठियों से और बंदूकों से डराया जाएगा क्या? ये इस देश का संविधान कहता है, ये इस देश का लोकतंत्र कहता है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने हमें अधिकार दिया। अगर किसी तरीके की भी आपको लगता है कि आप किसी भी सरकार के फैसले से या किसी व्यक्ति के फैसले से विरोध करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से करिए। जब किसान आंदोलन था तब तो आपने कीले बिछा दी थी। प्रियंका जी, आपने कहा कि गलती से किसी के मुंह से बात अगर निकल जाए, पहली बात तो ये कि वो बात संसद में कह गई थी, पूरे शिद्दत के साथ कही गई थी, पूरे होशो हवाश में कही गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 दिन पहले की ही बात है। रामजी लाल सुमन फिर से इस बात को कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर अब गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर निकलेंगे, बौद्ध मठ निकलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है? अब ये तो जुबान से फिसली हुई बात नहीं है ना। ये सवाल किससे था आपका? आपसे ही है सर, आपसे ही मैम। अरे भाई आनंद जी, आप ये बताइए कि इस देश में लगातार जिस तरह से जो है कब्रें खोदी जा रही हैं, जिस तरह से आज के जो मुद्दे हैं, अगर मैं बात करूं तो मुझे तो इन युवाओं के हाथ में तलवार देखकर दुख होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, उसमें कोई नेता या मंत्री का बच्चा तो नहीं था ना? वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो तो अच्छी अच्छी पदों पर बैठे हुए हैं। ये किसके बच्चे हैं जो बेरोजगार होकर जिनके हाथों में तलवार दी जा रही है? प्रियंका जी आता हूं, अपनी ओपनिंग बात कह रही है। मैं सीधे अशोक भारती जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। अशोक भारती जी, इस पूरे विमर्श में दलित कहाँ खड़ा है? क्या वो एक खिलौना बनकर रह गया? क्या लगता है आपको? आ रहे हैं प्रियंका जी, आपके पास आ रहे हैं। मैं आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूँ कि हम सबको ये पता है कि संसद में किसी भी माननीय सांसद द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उसके ऊपर कोई भी मुकदमा, कोई चीज नहीं की जा सकती जी, क्योंकि वो संसद के पटल पे कही जाती। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने आगरा में मुकदमा दर्ज कराया। हिंदूवादी संगठनों ने, जो अपने आप को दबंग मानते हैं, उन्होंने एक दलित सांसद के घर पर ऐसे चढ़ाई की जैसे कि गांव देहात में दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाए, दलितों को कोई भी सामान्य सम्मानजनक काम करने के लिए इसको मारा पीटा। तो मैं समझता हूं हमें ये समझना है कि अब जो दलित है 1950 वाला दलित नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति हमारे सांसद पर उंगली उठाएगा, उस पर हमला करेगा, तो उसका राजनीतिक जवाब दिया जाए।
अशोक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या रामजी लाल सुमन अकेले दलितों के नेता हैं, अकेले दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं? इस देश के अंदर दलितों के बहुत सारे नेता हैं, इस देश के अंदर मायावती भी हैं, जो भी 4-5 दिन पहले ट्वीट कर रही थी कि समाजवादी पार्टी के बहकावे में मत आना, ये भावनाओं को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सावधान रहना। देखिए, हमारे लिए किसी भी दलित नेता पर हमला होगा, किसी भी दलित पर हमला होगा, हमें उसको डिफेंड करना है, उसकी रक्षा करनी है, उसके हित में बात करनी है। हम राजनीतिक दलों की कोटी बिछाने में फंसते नहीं। हमारे दलित, अगर मान लो बहन मायावती पे भी हमला होता या उनके किसी परिवार, किसी पार्टी, बहन मायावती पे हमला हुआ था, बहन मायावती पे हमला हुआ था 95 में, बहन मायावती पे हमला हुआ था 95 में जी, तब भी हमने उसका विरोध किया। चलिए, मकराना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मकराना साहब, आपका थोड़ा सा लेट हो गया। मेरा सीधा सवाल आपसे है, सवाल आप पर उठाया जा रहा है, सवाल करणी सेना पर उठाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का परमिशन ली थी और उसके बाद वो हिंसक हो गया और इसके पीछे एक साजिश थी, षड्यंत्र के तहत हमला किया गया और आपके इस हमले ने, आपके इस हिंसक प्रदर्शन ने एक नई सियासत की जमीन खड़ी कर दी, एक नया आधार तैयार कर दिया। कहाँ क्या हो गया मुझे बताइए, एक बार इनको पूछिए, जितने भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं दलित के तौर पे या कोई भी कांग्रेस के तौर पे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ किसी के चोट आ गई तलवार लहराने से? हमारे बाप दादाओं की विरासत है तलवार, हमारे लड़ने का अधिकार था। भारत आजाद के बाद हमसे जो एक अधिकार छीना गया, केवल तलवार लहराई नहीं गई, इस देश के लिए लड़ने का अधिकार। मकराना जी, केवल किसी को लगता है केवल तलवार लहराई नहीं गई, डंडे केवल लहराए नहीं गए, घर में तोड़फोड़ हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। कौन से घर में तोड़फोड़ हुई है? किसी घर में तोड़फोड़ नहीं। रामजी लाल सुमन के यहाँ जब आप विरोध प्रदर्शन करने गए थे, वहां पर तोड़फोड़ हुई थी या नहीं हुई थी? पत्थर मारे गए, ईंटें मारी गई, नहीं, कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई। आप बताइए मुझे, उनका गेट टूटा है क्या? एक भी कोई कुछ वहां से हला है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है, केवल एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया, वहां तोड़फोड़ हुई है, वहां 500 आदमी पहुंच गए। भैया, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? हमारा प्रशासन है क्या वहां पर? हमारा राज है क्या वहां पर? आप मुझे बताइए, जिन किसी का भी राज है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर तलवार लहराई गई आगरा में तो किसी के कोई इंजर्ड हुआ, किसी का कुछ हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजपूत का कहना है तलवार। अब रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं, अब रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं, पूरी की पूरी बात आपके उस प्रदर्शन पर आके टिक गई। अब रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं कि राणा सांगा को लेकर जो कहा गया, सुना गया, उसे भूल जाइए, वो बीते जमाने की बात हो गई। क्यों भूल जाइए? क्यों कुछ भी बोल के भूल जाए हम लोग? क्यों हमारे ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर कुछ भी टिप्पणी होगी और हम भूल जाएं? आप माफी नहीं मांगेंगे? आप हठधर्मिता पे आएंगे? आप उस देश के सर्वोच्च उसमें भवन में, आप हाउस में आप बोल रहे हैं और इस निर्लजता के साथ बोल रहे हैं कि वो गद्दार थे, उनके पूर्वज गद्दार हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? आपको ये हक किसने दिया? नीति निर्धारण जहां तय होता है, जहां लॉ तय होता है इस देश को चलाने के लिए, वहां उस स्थान पर जाके आप ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। आता हूं सर, आपके पास आता हूं, महिपाल जी आपके पास आता हूं, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। प्रदीप भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये माना जाए, अखिलेश जी का जो आज का आगरा दौरा था, 27 की तैयारी के मद्देनजर इसको देखा जाए, क्या ये माना जाए कि राणा सांगा का विवाद अब पीछे छूट गया, अब जो है जातियों को लेकर जो चुनावी राजनीति होती है, फोकस पूरा पार्टी का उस पर चला गया? क्या यह माना जाए कि दलितों के बहाने वो आगे की सियासत को साध रहे हैं? धन्यवाद अनिल जी। देखिए, जो सियासत आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पहली बात तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर किसी ने गद्दार कहा हो तो उसको कोई भी अपने ऊपर ना ले। ये बहुत साफ बात कही गई है और उसके अंदर तुम मतलब भारतीय जनता पार्टी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले जुले लोग हैं, सिर्फ उनके अलावा किसी और को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा कि जो भी पिछली बातें हैं उनको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, आगे विकास की बात करते हैं। महिपाल जी अपनी बात कहिएगा, आपसे रिएक्शन लेंगे। पहले प्रदीप भाटी अपनी बात पूरी कर ले। पहले प्रदीप भाटी अपनी बात पूरी। जब आपकी टर्न है आप बोल लीजिएगा, आपने भरपूर बोल लिया। दूसरी बात आप ही कर रहे थे अभी कि किस तरह से आपने माननीय सांसद के घर के ऊपर गाड़ियां वहां पे तोड़ी गई, वहां पे उनके घर के बाहर गमले तोड़े गए। आप इतनी बड़ी मात्रा में इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुआ उनके घर में? कोई आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस तरह से होता है कि आप
जाके आपके सांसद महोदय के बेटे वहाँ 1000 आदमियों के साथ 500 गुंडों के साथ वहाँ बकायदा वो वीडियो वायरल है, वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे पिताजी देख लेंगे, यहाँ कोई भी आए तो हम लोग 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। आपके सांसद महोदय क्या जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? आपके सांसद महोदय क्या जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? आपके किसी एमपी चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार-बार राजपूत समाज को बोल रहे थे रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप खुद इस अरे सरकार सुनिए मेरी बात को, इसी चुनाव में आप बार-बार राजपूत समाज की सिंपैथी लेने के लिए बकायदा बोल रहे थे कि राजपूत समाज भोला भाला समाज है और हम उनके साथ खड़े हैं। तब कहाँ गए थे आप लोग? तब तो बड़े आपको अच्छा लग रहे थे राजपूत समाज अच्छा लग रहा था कि भोली भाली कौम है, राजपूत समाज का हमें साथ चाहिए। चलिए महिपाल जी हो गया, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे आपसे प्रतिक्रिया लेंगे महिपाल जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे महिपाल जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। प्रदीप भाटी को अपनी बात पूरी करने दें। प्रदीप भाटी जी, आपने राणा सांगा को लेकर अपनी बात कह दी। जो मेरा सवाल था इसके पॉलिटिकल साइड का, क्योंकि अब मसला इसकी पॉलिटिकल साइड का हो गया है, ऐसा लगता है रामजीलाल सुमन खुद कह रहे हैं कि वो बीते जमाने की बात है। जी देखिए अनंत जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पिछड़ा दलित हमारे सब गरीब भाई बहन आते हैं। हमने हर बार हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है। आप इस बार भी देखेंगे अगर किसी के साथ कोई कुछ गलत चीज हो रही है, आप उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या ये बात छुपी है? ये तो एनसीआर की रिपोर्ट कहती है कि जब दलितों पर अत्याचार की बात आती है, प्रदीप भाटी जी एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। जब प्रदीप भाटी जी दलितों पर अत्याचार की बात आती है तो सामने एक पिक्चर चस्पा कर दी जाती है समाजवादी पार्टी के, वो ये कि ये है गेस्ट हाउस कांड, इसको देख लीजिए। क्या वो दलित पर अत्याचार नहीं था? क्या वो दलित पर अटैक की श्रेणी में नहीं था? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है विरोधियों की तरफ से। इसका जवाब खुद माननीय मायावती जी ने खुद दे दिया था। आपने शायद वो कभी वही मायावती जी ट्वीट करके कह रही है कि समाजवादी पार्टी के बहकावे में मत आइए। वही मायावती जी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के बहकावे में मत आइए। नहीं सुनिए, अभी 4 दिन पहले का ट्वीट है उनका। की बात करिए, आप तुरंत अपना ग्राउंड चेंज मत करिए। आपने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब लीजिए। जी। आपने कहा गेस्ट हाउस कांड की बात करी, मायावती जी ने खुद कहा कि अखिलेश यादव जी का उससे कोई लेना देना नहीं है, और गठबंधन हुआ उसी समय पे ये बात कही गई और बहुत साफ कही गई कि अखिलेश यादव जी को मैं बिल्कुल ही बेगुनाह मानती हूँ इस बात से, और उनका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। दूसरी बात, आप गेस्ट हाउस को बार बार लेके आते हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक सेकंड रुकिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे ये सवाल पूछने दीजिए। बिल्कुल पूछेगा। दलित बेटी का रात में पहले तो दलित बेटी का बलात्कार होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, और किस तरह से योगी जी की सरकार की पुलिस जबरदस्ती उसके ऊपर पेट्रोल डाल के, ठीक है प्रदीप भाटी परिवार के बिना आपकी बात कंप्लीट हो गई। शलभमणि त्रिपाठी इसका जवाब देंगे। शलभमणि त्रिपाठी यहाँ पर हैं, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन एक और मेहमान है प्रदीप भाटी प्लीज। प्रदीप भाटी जी जी आपके अलावा ही मेहमान है। हम सीधे मलूक नागर जी का रुख करेंगे, थोड़ा सा लेट हमारे साथ जुड़े हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी भी ले लें। मलूक नागर जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे के पूरे राणा सांगा विवाद में, और अब पीडीए की बात आ रही है, दलितों पर अत्याचार की बात आ रही है, क्या लगता है कि पूरा का पूरा जो विवाद है, एक इतिहास पुरुष को लेकर शुरू हुआ था, अब वो पॉलिटिक्स में चला गया है, पॉलिटिक्स उसके केंद्र में आ गई है? देखिए, देश के लिए जिन योद्धाओं ने लड़ाइयां लड़ी और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ देश के लिए जिन्होंने अपनी जान माल राज सब समर्पित किया, किसी को भी अधिकार नहीं है कि देश की संसद में या देश के नेशनल टेलीविजन पे उन्हें गद्दार कहें। जहां तक एक पक्ष है, जहां तक दूसरा पक्ष है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी के घर पे चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अकलियत के लोग हों, किसी के घर पे जाए और तोड़फोड़ करें। इसके लिए एक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। कानूनी व्यवस्था के तहत उसमें जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पर हो क्या रहा है, एक उस पक्ष को लेके खड़े हो जाओ, दूसरे उस पक्ष को लेके खड़े हो जाओ। जहां तक बात है, दलित का सहारा लेके किसी योद्धा का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है किसी दलित या पिछड़े जो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में उनका शोषण होता रहा, उनकी वोट लेते रहे और उन्हें कुछ नहीं दिया, और आज उनके खिलाफ अगर कानून तोड़ करके संविधान के तरीके से अलग जाके कार्रवाई करेंगे, हम इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है, वो गलत है। दलित के किसी के भी खिलाफ
संविधान के दायरे से बाहर जाकर कानून तोड़ के कोई भी काम करेगा तो हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में किसान, पिछड़े, दलित सबको लेके जैन जी को लेके आगे चल रहे हैं। जैन जी की भी यही विचारधारा है कि दलित और पिछड़ों को किसी भी कीमत पे कोई देश में और अखिलेश समाज में कहीं भी कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी बिल्कुल स्थिति साफ है, बिल्कुल एकदम। मल्लू गुरांग जी अपनी बात कह दी। मैं शलभ मणि त्रिपाठी का यहाँ पर रुख करूंगा। शलभ मणि जी, आपने सुना प्रदीप भाटी को भी 2-3 सवाल उन्होंने रेज किए, उस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपने मलूक नागर जी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी चीज के लिए जायज नहीं है, हिंसा कोई जरिया नहीं है। अखिलेश यादव ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये साजिश के तहत सब कुछ हुआ और इसके पीछे बीजेपी की सरकार का सहयोग समर्थन था। इन सारी बातों पर अपना पक्ष आप रख दीजिए। साजिश तो आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी कि किस प्रकार से संसद के भीतर कुछ ऐसा बोलो कि समाज में आवाज ही नहीं आ रही, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? उसके बाद उसका जो आप राजनीतिक फायदा उठाइए, तो साजिश किसने की आनंद जी, ये तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अभी मैं सुन रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे, दलित बेटी की बात कर रहे थे। मेरी जानकारी में तो जितना मैं जानता हूँ कि मायावती जी से बड़ी कोई दलित की बेटी को मैं नहीं जानता। दलित समाज से आती है, संघर्षपूर्ण उनका इतिहास रहा है और कितनी होशियारी से पिछली तमाम सारी बातों को ये घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। बहन मायावती जी तो आज भी कह रही है। गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती जी के स्तर की बड़ी नेता को जान से मारने का प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं, तो गांव-गांव में दलितों की स्थिति इन्होंने क्या की थी। और 2007 में बहन मायावती जी की जो सरकार आई थी, वो इसी नारा चला था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। आप जरा मुझे बताइए, ये चढ़ गुंडों कौन से गुंडे थे जिनकी छाती पर चढ़ के सब समाज के लोग, केवल एक समाज नहीं, सब समाज के लोगों ने बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। क्योंकि गुंडे कौन थे? समाजवादी पार्टी के लोग थे। गांव-गांव में दलित बहनों के साथ अत्याचार करते थे, दलितों की जमीनें कब्जा करते थे, दलितों की हत्याएं करते थे। एक पूरा लठैतों का समूह गांव-गांव में घूमता था। और आज भी अगर योगी जी की सरकार न होती तो आज भी घूमता। आप जरा मुझे बताइए ना कि जो सबसे पॉश इलाका है, लखनऊ की राजधानी क्षेत्र, बहन मायावती जी की मूर्ति एलानिया तोड़ी गई। इन्हीं की पार्टी के नेता थे अमित जानी, वो अखिलेश जी के और इनकी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के बड़े करीबी थे। उन्होंने कहा कि बहन मायावती की मूर्ति हम तोड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी इसी आधार पर चुनाव में आई कि हम जब आएंगे तो सारे दलित जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों को उखाड़ फेंकेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। अमित जानी ने लखनऊ के भीतर बहन मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, काशीराम जी की मूर्ति तोड़ी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी गई। और जब भाजपा की सरकार आई, आज योगी जी की सरकार में, आप जाकर देखिए उन मूर्तियों को दोबारा से बनाया गया। शलभ जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी हाँ, जी जी जी, कम समय मुझे दिया आपने, मुझे 5 सेकंड दीजिए। आप जरा मुझे बताइए, प्रमोशन में आरक्षण किसने विरोध किया था? राज्यसभा के भीतर इनकी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव। और उनका केवल आप भाषण सुन लेंगे राम गोपाल यादव का, तो राज्यसभा के भीतर दलित समाज के खिलाफ जो उन्होंने जहर उगला था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, और उनके साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। प्रमोशन में आरक्षण वापस किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे अधिकारी जो एडिशनल एसपी बन गए थे, उनको दरोगा बना दिया। दलित समाज से आते थे, ये उनका गुनाह था। ये समाजवादी पार्टी की मैं अपनी टीम से कहूंगा कि शलभ मणि त्रिपाठी और प्रियंका जी को और प्रदीप भाटी जी को एक साथ लाया जाए, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी ने जो बात कही है उसमें एक सिरा कांग्रेस से जुड़ा है, एक सिरा प्रदीप भाटी जी से जुड़ा है। अपनी बात पूरी करें शलभ मणि त्रिपाठी जल्दी से। और सुन लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया बहन मायावती जी की सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसी रात में गुंडे चढ़े, पूरे बोर्ड पर कालिक पोत दी और उसका नाम लोहिया मेडिकल कॉलेज कर दिया। योगी जी ने दोबारा से वापस किया। यहाँ पे पार्क था लखनऊ के भीतर काशीराम जी के नाम पर, कालिक पोत दी समाजवादी पार्टी के लोगों ने। इन्होंने दलितों के साथ जो किया है वो दलित समाज कभी भूल नहीं सकता। शलभ मणि जी, अब थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़ा सा विराम दीजिए। आपने लंबी फहरिस्त गिना दी है। आखिरी बात, आजम खान इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके पांव अखिलेश जी छूते हैं, वो खड़े के मंच से कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। उसका आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। दलित समाज से इनको माफी मांगनी चाहिए। क्विक रिएक्शन प्रदीप जी, क्विक रिएक्शन आपका, फिर प्रियंका जी के पास जाऊंगा। जो बातें इन्होंने कही, नहीं, उतना ही समय दीजिएगा जितना समय आपने उन्हें दिया है, क्योंकि बात एक एक मुद्दा मैं भी गिनाता हूँ। जी जी जी। इन्होंने कहा ये गुंडों की बात कर रहे थे। ये गुंडे वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे जिन्होंने आज इस समय पे इस दौर में आप समझिएगा, खेत नहीं काटने से एक दलित
आदमी की हत्या कर दी। ये वही गुंडे हैं, ये वही जाति के स्वजाति के गुंडे हैं जिन्होंने आज ये कार्य किया है। वही गुंडे हैं जिन्होंने आगरा में ये किया, वही गुंडे हैं जिन्होंने बहराइच में ये किया, वही गुंडे हैं ये जिन्होंने बदायूं में किया, उन्नाव में किया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिन्होंने किया। दूसरी बात, इन्होंने एक नाम लिया अमित जानी का। इनको शायद तथ्यात्मक ये जानकारी नहीं है कि उस समय पे वो उसकी अपनी एक पार्टी थी, वो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं था। ये झूठ बोलते हैं यहाँ के, सबको हमारी पार्टी से जोड़ते हैं, और किस तरह से आज ये दलितों का अत्याचार कर रहे हैं। उसमें एक जवान इनकी जरा भी नहीं लड़खड़ाई, ये बोलते हुए किस तरह से इनके कार्यकाल में सारे दलितों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है। हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, इनकी खुद की सेंटर की रिपोर्ट कह रही है कि किस तरह से इन्होंने किया। और आज जब ये पिछड़े दलितों की आज जब बात होने लगी है, उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये इस तरह से ही भागते हैं जिस तरह से इन्होंने 1979 के अंदर जब मंडल कमीशन की बात आई थी तो किस तरह से ये रथ लेके निकल गए थे। और उससे पहले इन्होंने कपूरी ठाकुर जी की आरक्षण की सबसे पहली सरकार जिसने आरक्षण, अब एक रिएक्शन जी, और आरएसएस उस समय पे भी प्रदीप रिक्वेस्ट है मेरी, अब थोड़ा इतिहास की हम बात कर रहे हैं, मुझे प्रियंका जी से एक रिएक्शन लेना होगा। आरक्षण की बात को लेकर कहा उन्होंने कि अभी आप कांग्रेस उस समय उनके साथ खड़ी थी, इस पर प्रियंका जी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर बाकी सवालों पर आते हैं, जो अखिलेश यादव ने कही हैं उनको लेकर फिर बाकी सवाल। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सलभमणि त्रिपाठी जी ने सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं देखी। अगर वो देख लेते तो कम से कम खुद तो शर्मसार होते ही, साथ में उत्तर प्रदेश का नाम भी जिस तरह से डुबो रखा है दलितों के प्रति अपराध में, वो भी शायद समझ में आ जाता। आरक्षण पे बात कर रहे हैं, अरे भाई ये लोग वो बात कर रहे हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में खा के बैठे, 2 बार कोर्ट ने कहा तब भी तो कान में जू नहीं रेंग रही है, और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये सरकारी नौकरियां खत्म करने वाले कौन है? ये आप लोग हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये दलितों को उनका हक मिले, पिछड़ों को उनका हक मिले। आपने क्या किया? मनरेगा जैसी स्कीम में बजट कम कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा या दलित का बच्चा स्कूल जा सके। सरकारी स्कूल बंद करके आप क्या करना चाहते हैं? आप उनके हाथों में ऐसे ही तलवार देना चाहते हैं, आप उनके हाथों में ऐसे ही बंदूक देना चाहते हैं, आप उनको पूरी तरीके से बेरोजगार बनाना चाहते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि एक रिपोर्ट के अनुसार 83% इंजीनियर बेरोजगार बैठा है, 50% MBA का जो बच्चा है वो बेरोजगार बैठा। कर क्या रहे हैं आपकी सरकार? आपकी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है और बचा कुचा इस तरह की हरकतें करके आप सिर्फ और सिर्फ शलभमणि जी एक छोटा सा रिएक्शन आप इस पे दीजिएगा। चलिए इस एक छोटा सा रिएक्शन शलभमणि से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। मेरा एक सवाल साथ शलभमणि जी, संक्षेप में इनकी बात करें रिएक्शन। मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ राणा सांगा विवाद के बाद, क्या इस पूरे घटनाक्रम ने, अब ये जो जाति की पॉलिटिक्स इसमें आ रही है, पीडीए की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है, क्या इस पूरे घटनाक्रम ने समाजवादी पार्टी को एक अवसर प्रदान कर दिया है? देखिए, अभी प्रियंका जी ने बात की, शर्म तो आपको आनी चाहिए प्रियंका जी कि आपके नेता राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर दलित समाज के लिए जो शर्म होगी, शर्मिंदा हुई है, शर्मसार हुई है कि दलित समाज के लिए आपके नेता राजीव गांधी ने क्या कहा था। बीच में क्यों कूद रही है? क्योंकि आपकी पोल पट्टी खुल रही है, दलितों के खिलाफ रहे, बाबा साहब के खिलाफ रहे। बाबा साहब के नाम पे कोई स्मारक आपने नहीं बनने दिया, बाबा साहब का अपमान किया। राजीव गांधी संसद के भीतर खड़े होकर आरक्षण का विरोध करते रहे, तमाम सारे दलितों को मुकाबिल बताते रहे, इससे शर्म नहीं आती। राजस्थान से आपकी सरकार चली गई, बलात्कार होते थे महिला के साथ, अत्याचार होते थे, उसके लिए शर्म नहीं आती। महिला होकर राजस्थान पर नहीं बोल पाती और तमाम दूसरी कहानियां लेकर चली जाती है। आपने तो प्रदर्शन में आरक्षण में समाजवादी पार्टी का साथ किया, क्योंकि आप तो दलितों के विरोधी थे। बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, इस जिरे में मत पड़िए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिरे में मत पड़िए। शलभमणि जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने रिएक्शन दे दिया, मेरे सवाल का जवाब ये, क्या ये जो नया ट्विस्ट आ गया इस पूरे मामले में, और बहुत एक पॉलिटिकली एक बड़ा मूव यहां पर अखिलेश यादव चल चुके हैं, पीडीए की बात वो कर रहे हैं, रामजीलाल सुमन के बहाने दलित की बात वो कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? और ये मैं इस रेफरेंस में सवाल पूछ रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें पीडीए के धरातल, पीडीए के आधार के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी, 37 सीटें जीती, जो सपा के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। तो क्या ये आप पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब उनकी पोल पट्टी खुलती है तो बीच में कूद पड़ते हैं। हम लोग तो धैर्य से सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है
झूठ बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर मंडल कमीशन पर क्या बोला, फिर कूदे। प्रियंका जी रिक्वेस्ट है, आपने एक दूसरे की बात पर रिएक्शन दे दिया, मेरी रिक्वेस्ट है अब अपनी अपनी बात कर लें आप। कूद पड़ते हो जी अपनी अपनी बात कर लें आप, आपके पास भी आओ प्रियंका जी। मंडल कमीशन में क्या भाषण दिया था, मंडल कमीशन को लेकर राजीव गांधी ने कितना खराब भाषण दिया, दलित समाज के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उनको बुरा कहा, ये तो बहुत नाकाबिल लोग हैं, ये लायक नहीं है। प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी अब दूसरी दिशा में जा रहा है डिस्कशन दूसरी दिशा में जा रहा है। प्रियंका जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ऐसा ना हो कि मुझे आप दोनों का फेडर डाउन करना पड़े। अपनी अपनी बात कहिएगा प्लीज, अपनी अपनी बात कहिएगा प्लीज। चिदंबरम अपनी बात पूरी करें अपनी। हाँ, मेरा जो सवाल सीधा था उसका सीधा जवाब दें आप, मेरा जो सीधा सवाल था उसका सीधा जवाब दें। मैं उनको बोल रहा हूँ चुप होने के लिए। प्रियंका जी प्लीज चिदंबरम अपनी बात पूरी करें। सब अपनी बारी पर बोलेंगे, सब अपनी बारी पर बोल भी रहे हैं। नहीं सवाल का जवाब दीजिए चिदंबरम जी। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सवाल का जवाब दीजिए। अरे प्रियंका जी प्लीज प्रियंका जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए, प्रियंका जी का। चिदंबरम अपनी बात कह लें, उसके बाद प्रियंका जी के पास जाऊंगा। काशी राम जी के विरोधी इन्होंने बहन मायावती जी के खिलाफ सीबीआई जांच कराई, क्यों कराई कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी। चिदंबरम जी मैं ये मानूं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मौका तो दीजिए। हाँ अब आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का क्या ये महंगा पड़ने वाला है, क्या अखिलेश का दांव बीजेपी पर महंगा पड़ने वाला है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं भाई कि 2024 के चुनावी नतीजे आए, आप जरा मुझे बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन है? तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुए? रिकॉर्ड टूटा। अनंत भाई आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार 2 बार सरकार रिपीट हुई और हाँ 37 सीटें आई हैं। यूपी में आपको झटका लगा नहीं लगा सर? 2024 में यूपी में आपको झटका लगा नहीं लगा? सुन लीजिए 37 सीटें जो आई हैं उसका अहंकार बोल रहा है कि ये सनातन को डेंगू बता रहे, कांग्रेस और सपा मिलके सनातन को डेंगू, सनातन को मलेरिया, रामचरितमानस जलवाते हैं कांग्रेस और सपा मिलके स्वामी प्रसाद मौर्य से। नतीजा तमिलनाडु के नेताओं ने जो कहा वो बातें बाद में हम कर लेंगे डिस्कस। आज बात यूपी की हो रही है तो यूपी पे बात करें। हम सीधे प्रदीप भाटी जी का रुख करेंगे। प्रदीप भाटी जी क्या जो 2024 का पोल प्लैंक था आपका पीडीए वाला, क्या इस राणा सांगा विवाद के बहाने आपको एक जमीन मिल गई है इस पर खेलने की, इस पर बैटिंग करने की, और क्या इसके सहारे आप आगे बढ़ने वाले? देखिए सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी भी हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं रही है। सामाजिक न्याय एक समाज को उठाने का एक आंदोलन है, जिस आंदोलन को हम वर्षों से लड़ते आए हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, तो इनके मुंह पे अभी एकदम शांति हो जाएगी, बिल्कुल चुप बैठ जाएंगे। एक आंदोलन खड़ा नहीं किया। और उसके विपरीत वहीं पे मैंने शुरुआत की कि पहले आरक्षण से लेके कपूरी ठाकुर जी को क्या गाली दी कि आरक्षण तुम्हारी माल आई, किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, धनुस्त्रा आरक्षण तुम्हारी माल आई, इस तरह के आपने नारे लगवाए। किसने लगवाए? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी संस्थाएं। प्रदीप भाटी जी मैंने शलभ से भी ये रिक्वेस्ट की थी, अब मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। रिएक्शन में पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो हमें भी तो जवाब देने दीजिए ना। नहीं मेरा सीधा सवाल है सर, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। कमीशन की बात कर दी, जब मंडल कमीशन का मैं सच खोलने लगूंगा तो आप बीच में आएंगे। मंडल कमीशन आप छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अंदर आग लगाई, बताइए आप खुद बताइए कौन से संगठन थे, आरएसएस की क्या उसमें उसके अंदर विचार थे, किस तरह से उन्होंने देश को पूरे आग के अंदर झोंक दिया। क्यों पिछड़े भाइयों को आरक्षण मिलने वाला था, उनको हक और सम्मान मिलने वाला था, यही दलित भाइयों के साथ किया। और आज जो कर रहे हैं, आ रहा हूं शर्मा जी, लगातार आपसे बात हो रही थी, लगातार प्रदीप भाटी जी से बात हो रही है। मलूक नागर जी का मैं यहाँ पे रुक करूंगा। मलूक नागर जी के पास काफी देर से नहीं गया हूं। मलूक नागर जी, क्या ये जो ट्विस्ट दिया है अखिलेश यादव ने, बहुत स्मार्टली जो प्ले किया है यहाँ पर, राणा सांगा विवाद को सीधा दलित से जोड़ देना, उसके बाद पीडीए की बात करना, क्या आपको लगता है कि ये एनडीए पर भारी पड़ने वाला है? वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आगरा से उन्होंने बिगुल बजा दिया है, लखनऊ फतेह की तैयारी है। देखिए इसको भट्ट साहब बिल्कुल उल्टा है। कांग्रेस समाजवादी के साथ है, समाजवादी पार्टी के हमारे भाई भाटी जी बैठे हैं, उन्होंने अभी 3 बार
पिछड़ा दलित तक कहीं अकलियत तक पहुंचे ही नहीं। इन्हें शर्म आती है अकलियत की बात करने में, मुसलमान की बात करने में। तो हम कह रहे हैं हम पक्षधर हैं संविधान के तहत, जहां भी जरूरत पड़ेगी पिछड़ों को, दलितों को, अकलियतों को होकर हम साथ खड़े हैं। जहां तक बात है दलितों की, हमने एक ही मिनिस्टर बनना था यूपी में और हमने दलित समाज का वो मिनिस्टर बनाया है। और जहां तक बात है समाजवादी और कांग्रेस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन दोनों एक साथ है। बाबा साहब को चुनाव कांग्रेस ने हरवाया, चौधरी करण सिंह पिछड़े समाज से आते थे, उनको 3 महीने कुर्सी से उतरवाया। पिछड़े समाज से माननीय मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के मालिक, मुखिया, संस्थापक, शुरुआत करने वाले, उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने कांग्रेस ने कोशिश करी। मायावती दलितों की कद्दावर नेता, उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में कांग्रेस ने जेल में डालने की कोशिश करी। राजेश पायलट जो प्रधानमंत्री तक के कैंडिडेट थे, उन्हें कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, दलित पिछले समाज से थे। सचिन पायलट राजस्थान में उनका चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ा, उन्हें धोखा दिया पिछड़े समाज से, उनकी जगह मुख्यमंत्री गहलोत को बनाया। और तो और माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं, जब वो छोटे थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते थे, जब उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो दलित और पिछड़ों के साथ न्याय हुआ। अध्यक्ष बना दिया ना मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या माफी मांगेंगे? मलूक नागर जी अध्यक्ष बना दिया ना मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये तो इन पे उल्टा पड़ेगा 2027 में। आपने कहा इसको बना दिया, उसको बना दिया, मैंने उसके जवाब में एक बात कही कि अध्यक्ष बना दिया ना मल्लिकार्जुन खड़गे को। खैर मैं आता हूं आपके पास। जी जी जी, तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पे चलिए मैं आता हूं। मैं महिपाल जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। महिपाल जी, अब ये पूरा का पूरा जी, मुसलमान है, चलिए मैं आता हूं मलूक जी महिपाल जी का रुख करना चाहूंगा। महिपाल जी, अब ये लड़ाई पॉलिटिकल रंग ले चुकी है। अब ये मसला केवल राणा सांगा तक सीमित नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इस पॉलिटिकल लड़ाई में क्या आपको लगता है कि जो इशू आपने उठाया था वो पीछे रह गया? क्या आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकली आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी पार्टी के साथ स्टैंड करना पड़ेगा? उस बात पर मैं आपको बता दूं कि यूपी में अगर बात आती है सवर्णों की तो करीब 19% है और राजपूत केवल 5% है। क्या यही वजह है? देखिए, ऐसा मैं आपको सीधा सा बता दूं, अभी सभी जो लोग हैं उनको मैंने सुना है और मैं आशा करता हूं सब भी सुनेंगे। राणा सांगा देश के हीरो हैं। बात चल रही है राणा सांगा पे सदन में खड़े होके एक रामजीलाल सुमन बोलते हैं कि राणा सांगा गद्दार है, उनके वंशज गद्दार हैं। हम बात कर रहे हैं उन पे, उसके ऊपर सीधी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सदन में जो लॉ बनना चाहिए, जहां पे ये इस तरीके की बकवास चल रही है, जहां नीति निर्धारण का काम होना चाहिए, वहां पे इस तरीके की बकवास चल रही है। बात उसकी कोई नहीं कर रहा है, बात कर रहा है दलित की, बात कर रहा है घोड़ी चढ़ने की, बात कर रहा है कोई मनरेगा की। ये बातें नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि अगर कोई ऐतिहासिक पात्र चाहे किसी भी जाति का हो, उसके ऊपर कोई अगर गलत टिप्पणी करता है, इस देश का संविधान बकायदा उसमें कुछ न कुछ अमिटमेंट आना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए कि किसी भी जाति बिरादरी के ऐतिहासिक पात्र के ऊपर अगर कोई भी तुच्छ व्यक्ति टिप्पणी करे, उस पर बकायदा कानून बने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ बकायदा कानून होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं किसकी कि क्या है क्या नहीं है, ये बातें तो 70 साल से आप लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ क्यों सड़कों पे थे, हम लोग क्यों आगरा गए, अभी भी क्यों हम लोग दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस पे कानून बने। 9 तारीख को आने वाले महीने में, अप्रैल मई में, 9 मई को हम लोग दिल्ली आ रहे हैं और हम लोग इस बात के साथ आ रहे हैं कि इस पे कानून बने। लाखों की संख्या में आ रहे हैं और बाकायदा हम डिमांड करेंगे, जो भी सरकार इस पे बात करेगी, ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर कोई भी टिप्पणी करे, चाहे मेरे समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो, ऐतिहासिक पात्र जाति में बांटने के लिए नहीं बने। आप क्षत्रिय की बात करते हैं कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, क्या भारत के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने? क्या क्षत्रिय जाति के लिए लड़ी? महिपाल जी, आप दलित नहीं थे? आपकी बात हो गई, आपने अपनी बात कह दी। प्रदीप भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी एक सवाल। सर आपने सबको समय दिया। चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपने सबको समय दिया, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ और पूरा देश सुने इसको। ये गलत बात है और ये जो हर कोई आके कुछ भी बोल रहा है कि दलितों के सम्मान, हम दलितों की इज्जत करते हैं सरकार, हमें हर एक जाति की इज्जत करते हैं। दलित क्या महाराणा प्रताप के साथ नहीं लड़े? भील और मीणा नहीं लड़े? भील और मीणा महाराणा प्रताप को बकायदा बच्चा बोलते थे, खुद का बेटा मानते थे। क्या वो उनके साथ नहीं थे? ये सब जातियां सब साथ लड़ी सरकार, पर केवल बांट दिया गया क्योंकि योगी बाबा वहां, योगी बाबा भैया योगी है और राजपूत समाज से मुझे लगता नहीं उनका कोई लेन देन है। अगर होता तो मेरे राजपूत समाज के युवाओं पे लाठीचार्ज नहीं होती। कंधे टूट गए, हाथ टूट गए, रोड डल गई लोगों के,
बच्चों को मारा, 16-16 साल के बच्चों को भगा भगा के मारा है। ये बोल रहे हैं हम पे अटैक किया। अरे अटैक ऊपर से हुआ था, लाठी पत्थर ऊपर से बरसाए गए थे। 500-700 लोग ऑलरेडी रामजी लाल सुमन के घर पे गुंडे बिठा के रखे आखिरी के 3-4 मिनट रह गए हैं महिपाल जी, मेरी रिक्वेस्ट है, अब मुझे मेरी कोशिश है कि सबको शामिल कर लिया जाए, कि रिएक्शन सबका हो जाए। प्रदीप भाटी जी एक बात यहाँ पर उठाई है और वो बात महिपाल जी ने ये कही है कि एक ऐसा कानून बने जिसमें किस किस्म की विवादित टिप्पणियों का कोई स्कोप ही ना बचे। क्या आप इससे सहमत हैं? जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, दिल्ली आई अपनी बात रखिए, सबके सामने एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। हम संविधान से चलने वाले लोग। सबसे पहले तो मैं इस बात का निंदा करता हूं कि उन्होंने अभी महिपाल जी ने जो वर्ड यूज किया तुच्छ प्राणी, यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है और यही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की है कि किस तरह से दलित एक सांसद को तुच्छ बता रहे हैं। और तुच्छ कहना उन्हें इस तरह का इस देश के अंदर जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश हो या देश, ये दलित क्यों जोड़ रहे हैं भैया आप साथ में? दलित सांसद सपा में तो कोई दलित नहीं होता। उम्मीद इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुने ध्यान से, 2 बार का एमएलए हूं, 1 बार का राज्यसभा सांसद हूं, अभी भी मैं दलित हूं। महिपाल जी जवाब बोल रहे थे वो चुप थे। महिपाल जी जवाब बोल रहे थे वो चुप थे। महिपाल जी प्लीज दिल्ली के बीच में अगर आप इस तरह से पूरे देश के साथ महिपाल जी प्लीज, महिपाल जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए। महिपाल जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए। हाँ प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट करें, 30-40 सेकंड में कंप्लीट करें सर। माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, आप किसी को तुच्छ कैसे, किसी दलित सांसद को, किसी दलित उससे आते हुए व्यक्ति को आप तुच्छ कह सकते हैं? नेशनल टेलीविजन के अंदर आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह से इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं टेलीविजन के अंदर? और यही भाषा आपको भारतीय जनता पार्टी ताकत देती है कि आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको खुले गुंडे के रूप में छोड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आप आतंक फैलाए, अराजकता फैलाए। और दूसरी बात, मैं आरएलडी के अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि वो भूल गए कि अजीत सिंह जी को किसने चुनाव हराया, आखिरी चुनाव उनका। वो बाकी सबको ज्ञान दे रहे थे कि किसने किसके साथ, कांग्रेस ने क्या किया। अरे आपके साथ जिनके साथ किया उनकी। प्रदीप जी आपके पास आता हूं। एक जायज बात प्रदीप जी ने यहाँ पे कही है कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, अपनी बात को कहने के लिए भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। अब कुछ ही चंद सेकंड बाकी रह गए, कुछ मिनट बाकी रह गए। अशोक जी के मैं यहाँ पे एक सवाल लेना चाहूंगा। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि पूरा डिस्कोर्स अब केवल पॉलिटिकल रह गया है और इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर जो पीडीए की बात लगातार होती है उसकी बड़ी वजह यह है कि यूपी में ओबीसी 40% है और जो दलित हैं वो 20-21% है। एक बड़ा वोट बैंक है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। मैं 2 छोटी बातें कहना चाहता हूँ। पहले मैंने आपने जो सवाल दिया सर, एक बात ये समझना चाहिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर किया करने की कोशिश हुई, लेकिन उनकी आबादी गिनती की 5-7% है। उत्तर प्रदेश में दलित 21% है। ठाकुरों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसको काइंडली नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जितना बल खा रहे हैं महिपाल जी, अगर इतिहास में आपको जिम्मेदारी दी थी समाज ने, समाज को गुलाम होने से बचाने की, अगर आप में इतना ही बल था तो देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? वहां बल कहां चला गया था आपका? आपने मुगलों से गुलामी खाई, आपने अंग्रेजों का गुलाम बनाया, किस किस का गुलाम नहीं बनाया? जो भी हिंदू कुश से घुसा सीधा दिल्ली तक आ गया, तब आपकी बहादुरी कहां थी? हमें बहादुरी दिखा रहे हो, करवाई है क्या आपने कि राजपूत ही लड़ेगा? क्यों आप लोग नहीं लड़े क्या? आप लोग क्यों नहीं लड़े भाई? आपको किसने मना किया? अभी भारत में कोई पाकिस्तान अटैक करेगा तो आप घर में बैठे लड़ेंगे क्या? चलिए समय की समाप्ति, समय इतना ही था। समय की समाप्ति। बहुत बहुत शुक्रिया मलूक जी। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। प्रियंका जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शलभ जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी और महिपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एनडीटीवी इंडिया में मुकाबला में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि खबरें यहाँ पर लगातार जारी है।